जय हिंद साथियों। आप लोगों को मालूम होगा कि जो दिल्ली में G20 समिट चल रहा था, अब उसका समापन हो गया है और धीरे धीरे जो भी देश के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे और धीरे धीरे वो अपने देश को लौट रहे हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी न्यूज जिसकी मतलब समझ लीजिए किसी को आशा नहीं थी कि कर लेगा, हमारे देश की नहीं दूसरे देशों की आशा नहीं थी कि ये लोग कर लेंगे, लेकिन ये भारत है जनाब, ये नया भारत है, इसे मतलब कि होना ही था, ये कह लीजिए इसे होना ही था। G20 की घोषणा पत्र को मंजूरी मिल गई है और पूरी तरीके से मिल गई है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आया। जब दो दुश्मन देश को एक मंच पे बिठाया जाता है तो अपने आप में भी चैलेंज होता है कि हम ये किस तरीके से दोनों को ट्रीट करेंगे। लेकिन उसी बीच जहां रूस, यूक्रेन, अमेरिका, चीन, यूक्रेन तो खैर नहीं था, लेकिन यूक्रेन का जो रूस के साथ युद्ध चल रहा था, इस मुद्दा को उठाना था इस G20 में। लेकिन भाई साहब, भारत ने बड़ी ही कूटनीतिक जीत हासिल की है। सारी बातों का चर्चा हम लोग करने वाले हैं। चीन की विस्तार नीति कैसे अब फेल होने वाली है, साथ ही साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का उद्घाटन हो गया है, ये क्या चीज है, सारी बातों का डिस्कशन हम लोग आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरा सेशन आप लोगों को निश्चित ही समझ में आ जाएगा। साथियों, बात करते हैं G20 की एक तरह से कह लीजिए क्लीन चिट की, तो वो सभी देशों से घोषणा पत्र को मंजूरी मिल चुकी है, डिक्लेरेशन हो चुका है और बड़े ही अच्छे से शांति ढंग से सभी देशों ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये 37 पेजों का ये था और 83 पैराग्राफ में इसका पूरा निकल करके आया है और सभी को बड़े ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने शांति प्रिय तरीके से G20 की इस समिट को समाप्त कर दिया है। भाई साहब, जहां दुनिया के इतने बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश भारत में आकर के रहे, 2-3 दिनों तक उनका हम लोगों ने बड़े ही अच्छे से ख्याल रखा। दिल्ली में आए, कोई आ गया आगरा घूमने के लिए, तो कोई चला गया अक्षरधाम मंदिर घूमने के लिए। सभी लोगों का हमने ख्याल रखा, चाहे उनका हो चाहे उनकी फैमिली वालों का हो, बड़े ही अच्छे ढंग से हम लोगों ने ख्याल रखा। सबने बहुत ही तारीफ की, खुल के तारीफ की। साथियों, G20 पर जितने भी सेशन मैंने किए हैं, अगर वो सब आप नहीं देखे हैं तो एक बार उसको जरूर देखिएगा। मोदी जी ने पिछले साल पुतिन जी से कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, बड़े ही लंबे समय से चल रहा है, उसको लेकर के कहा था। ये जो G20 समिट थी, इसमें अमेरिका रूस को दबाना चाहता था। दोनों दुश्मन देश एक मंच पे आकर के मिल रहे हैं। ये कह रहा था कि अमेरिका कह रहा था कि रूस के ऊपर हम दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मान लीजिए उदाहरण के माध्यम से एक बार समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो लोगों में झगड़ा हो गया, भयंकर झगड़ा हो गया, कोई तीसरा कह रहा है हम इन लोगों में सुलह करवा देंगे, चलो हो आइए बैठिए, आप लोगों में बात करवाते हैं। अब दोनों लोग बैठे, अगर मान लीजिए सुलह नहीं हो पाता है तो जो बाकी लोग देख रहे हैं इसे बड़ा ही मजाक उड़ाएंगे। अगर सुलह नहीं हो पाता है तो ठीक यही हाल कुछ G20 की इस समिट का था। रूस, अमेरिका, इन लोगों को एक मंच पे लाना, अगर इन लोगों में ठीक तरीके से बात नहीं होती, ये हमें डिक्लेरेशन नहीं मिलता, तो पाकिस्तान को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, ये दोनों चुट्टे इतने हंसते कि मतलब कि इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन खैर, ये तो होना ही था। पीएम मोदी जी ने अपने उस भाषण में यह भी कहा कि परमाणु हमला या धमकी अस्वीकार है, फिर भी इन्होंने रूस को काउंटर करते हुए कहा, लेकिन रूस का एक भी जगह नाम नहीं लिया है। यूक्रेन युद्ध का 4 बार जिक्र आया है, लेकिन रूस का एक भी बार नाम नहीं लिया गया है। यह है भारत की कूटनीतिक जीत। यूक्रेन युद्ध और रूस युद्ध के अलावा इस पे जलवायु परिवर्तन, लैंगिक असमानता, आर्थिक चुनौतियां, हरित विकास, आतंकवाद पर भी 9 बार इसकी चर्चा हुई। सब कोई ये कह रहा था कि रूस कैसे कह दिए हैं कि हम उनके ऊपर परमाणु बम छोड़ेंगे, कैसे इतने छोटे से देश पर वो इतने दिन से हमला कर रहे हैं, स्कूलों पर बम फेंक रहे हैं, कॉलेजों पर बम फेंक रहे हैं, हॉस्पिटल पर बम फेंक रहे हैं, ये कहाँ की नैतिकता है। तो कोई ये कह रहा है कि ये अस्वीकार है, कोई ये कह रहा है ये अपना दादागिरी दिखा रहा है। सभी देशों के अलग अलग मत आ रहे थे, लेकिन इन सभी को एक करते हुए, भाई ये नया भारत है, सभी को एक करते हुए अपने में मिला लिया और सभी का ये डिक्लेरेशन आ गया है, हस्ताक्षर हो चुका है और G20 की समिट बहुत ही शांति प्रिय से खत्म हो चुकी है। शायद आप लोगों को मालूम होगा कि जो G20 की समिट थी, जिसमें अफ्रीकी संघ को ये दर्जा मिल गया है, अब ये जल्दी ही G20 G21 के नाम से ही जाना जाएगा। इसमें अफ्रीकी संघ को जो दर्जा मिला है, इसमें भारत की ही पहल थी, भारत ही निकल करके आया था आगे।
भाई साहब एक राज की बात बता देता हूं आपसे, आप किसी से मत कहिएगा, अपने दोस्तों तक ही सीमित रखिएगा। सरकार अन्य किसी को भी, चाहे दुश्मन देश, किसी को भी शेयर मत करिएगा। एक बात बता रहे हैं, ये अफ्रीकी देश वाले को क्यों जोड़ा गया है, ध्यान से सुनिएगा। G20 19 देश, एक यूनाइटेड यूनियन, ठीक। 21 ये हो गया है अफ्रीकी संघ, ठीक है, अफ्रीकी यूनियन ये इसमें शामिल हो गया है। 55 देश इसमें आते हैं, यूनाइटेड यूनियन में 27 देश आते हैं। क्यों इसको शामिल किया गया है? वीटो पावर का नाम समझते हैं? वीटो पावर 5 बड़ी शक्तियों को मिला हुआ है। भारत इसमें चाहता है, लेकिन अभी ऑफिशियली तरीके से इसमें कहा नहीं है कि नहीं हमको दे दीजिए, लेकिन जब भी इसकी बात आएगी बड़े मंचों पे तो इसमें वोटिंग होगा कि कौन कौन भाई सहमत है, जरा हाथ उठा दीजिए तो, कि कौन कौन सहमत है कि इंडिया को वीटो पावर दे दिया जाए। अब ये कहां जाएंगे 55 देश, ये कहां जाने वाले हैं? ये भारत की वजह से तो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था वाली समिट में शामिल हो पाए हैं, तो ये कहां जाएंगे? ये 55 वोट आ गया भारत के खेमे में। वैसे ही नहीं मोदी जी जीत रहे हैं, हर राज्य में जीत रहे हैं, भारत में जीत रहे हैं। ये उनका एक बहुत बड़ा चाल है, समझ रहे हैं? तो ये 55 वोट उनके खाते में आ गया है, लिखा गया। अब ये कहीं नहीं जाने वाला। जब तक G20 चलेगा तब तक ये अफ्रीकी संघ वाले भारत को मानेंगे कि हाँ हम भारत की वजह से इसमें गए थे, ठीक है। तो ये है पावर, मोदी जी का पावर। अब आइए चाइना को देखते हैं। जो चाइना की विस्तारवादी नीति है उसको काउंटर करने के लिए अब भारत यूरोप से डायरेक्ट लिंक कर रहा है। जो चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, विस्तारवाद की नीति है, चारों ओर से क्या कर रहा है, चाइना घेर रहा है। अब इसको काउंटर करने के लिए हमको अगर यूरोप में जाना होता था तो हम आते थे नीचे से, सऊदी अरब की ये नीचे से बड़ी कनाल नहर से ये जाते थे, लेकिन अब भाई साहब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एक बन रहा है और ये रेल लिंक परियोजना है। ये यातायात, मतलब कि कोई भी सामान भेजना होगा, हम हवाई जहाज से भेजते हैं, उसमें वक्त तो कम लगता है लेकिन सामान बहुत कम जा पाते हैं। दूसरी बात, हम नाव से भेजते हैं तो हमें नीचे से आगे जाना पड़ता है, टाइम बहुत लगता है। ट्रेन से बड़ा सुविधा होता है। अब डायरेक्ट यूरोप को इंडिया से जोड़ना, यानी मिडिल ईस्ट से जोड़ना, ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज ही था। लेकिन चैलेंज क्यों था पहले ये समझिए, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका से गुस्साया हुआ था। सऊदी अरब कह रहा था कि हम अमेरिका से, यूएसए से नाराज हैं, हम भारत नहीं आएंगे। भारत भी आए और एक आप तस्वीर देखे होंगे कि सऊदी अरब के प्रिंस को मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हाथ मिलवाए हैं, ठीक है। तो ये नया भारत है और बैठे मोदी जी। कोई भी रूस के जाने वाला नहीं है, ठीक। कोई भी हो, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, उसको मिलाने का काम कह दीजिए, भारत के ऊपर छोड़ दीजिए तो ये कर देंगे। खासतौर पे मोदी जी को कह दीजिए तो ये तो बड़े ही आराम से कर देंगे। रूस नहीं आए, मतलब पुतिन जी नहीं आए, सी जिनपिंग नहीं आए, उनके जगह पे कोई और आया तो मोदी जी तो ये नहीं पूछने का, जैसे नहीं शादी विवाह में होता है, मान लीजिए कि आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त नहीं है, दोस्त का लड़का आ गया तो उससे फॉर्मेलिटी में आदमी पूछ लेता है, अरे कहाँ रह गए वो, आप क्यों, मतलब कि वो क्यों नहीं आए हैं, तो आदमी पूछ लेता है ये फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन मोदी जी यहाँ तो पूछ भी नहीं सकते थे कि रूस के प्रधानमंत्री से कि अरे आपके राष्ट्रपति कहाँ गए, पुतिन जी कहाँ रह गए, वो नहीं आए हैं। पहले से ही ये क्लियर था कि वो नहीं आएंगे, सी जिनपिंग नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी इन लोगों के रहते हुए भी अब देखिए भारत अमेरिका के प्रति ज्यादा लगाव दे रहा है। क्यों दे रहा है समझिएगा, क्योंकि रूस चीन को अब ज्यादा फेवर में आ रहा है। तो रूस चीन हमारा चूंकि वैसे ही दुश्मन है, हमारे जमीन को हड़प रहा है, तो रूस चीन के जब फेवर में आ रहा है तो हमको भागना पड़ेगा अमेरिका के पास, क्योंकि कोई ना कोई सपोर्ट तो चाहिए ना हमको बड़ी शक्ति का। तो हम इसलिए अमेरिका का बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं। और इस परियोजना में, इंडिया मिडिल ईस्ट परियोजना में, ये अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका को इससे फायदा बहुत कम है। ये क्या चाह रहा है कि चीन को काउंटर करना, इसीलिए अमेरिका भारत के साथ मिलकर के इस परियोजना को, इस कॉरिडोर को चाह रहा है बहुत जल्द से जल्द शुरू करना। 60 दिनों में इसकी रिपोर्ट मांगी गई है कि भाई साहब हमको 60 दिनों में क्लियर कर दीजिए कि कहां कितना, कौन देश कितना फंड दे रहा है, कहां से ये जाएगा, पूरा सब कुछ डाटा मांगा गया है। ये नहीं कि कोई भी बैठक होता है तो साइन हो गया, चलो 10 साल 20 साल में होता रहेगा, नहीं, 60 दिनों के अंदर इसको मांगा गया है। ये यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये होते हुए सारा कुछ इसको कनेक्ट कर देगा। तो ये बहुत बड़ा ये हाथ होगा चाइना को काउंटर करने के लिए। इसके साथ साथ एक बिजली केबल भी जाएगा और आएगा, मतलब कि इससे क्या होगा, बिजली कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। एक हाइड्रोजन पाइपलाइन भी बिछेगा और हाई स्पीड डाटा केबल, वहां का देखिए डाटा केबल बहुत ही हाई स्पीड है, वहां से लिंक करने के लिए डाटा केबल भी बिछेगा। अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी उद्घाटन हो गया है। जैसे आप सुने होंगे सौर अलायंस, भारत में इसका मुख्यालय है ना सौर अलायंस का, वैसे ही अब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का मुख्यालय भी
भारत में देखिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी होने वाला है। अब ये क्या है, तो ये आप सुने होंगे कि हम जो भी पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसमें 20% एथेनॉल होता है। तो सभी देशों से और भी कहा गया है कि आप लोग एथेनॉल का इस्तेमाल करिए, 20%, ना ज्यादा करिए, 20% करिए। तो बायोफ्यूल मामले में वैश्विक भागीदारी को मजबूत बनाना ये उसका उद्देश्य है। इसके बायोफ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना ये इसका उद्देश्य है। सभी देश जैसे जो बाइडन हो गए अमेरिका के, शेख हसीना जी हो गई बांग्लादेश के, 11 देशों का इसमें समर्थन मिल चुका है अभी तक, और आशा है और भी देशों का समर्थन जल्द ही मिलने वाला है। जैसे जैसे समय बीतेगा इसमें लोग जुड़ते जाएंगे। तो साथियों, ये थी पूरी खबर। आई होप आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।